चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर सेशन इस वीकेंड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन होने वाला है। सो ऑल नो दैट एक्सियम 4 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी हाल ही में न्यूज़ में है। एक्सियम 4 मिशन क्या है? एक्सियम 4 मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन टू डॉक ऑन आईएसएस। आईएसएस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय के लिए एक्सियम 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मीन्स 3 मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुल था। तो फर्स्ट इंडियन कौन बने आईएसएस पे जाने वाले? शुभ्रांशु शुक्ला। ये हैं शुभ्रांशु शुक्ला, इंडियन आर्मी के पायलट हैं, फाइटर पायलट हैं एयरफोर्स के। तो इसमें याद रखना यही है कि भारतीय वायुसेना का टेस्ट पायलट हैं, वो गगन मिशन के लिए चुने गए थे। गगन मिशन क्या था? गगन मिशन था जो फर्स्ट मैन्ड मिशन इंडिया को सक्सेसफुली फर्स्ट मैन्ड मिशन पूरा करने के लिए एक मिशन चलाया था, उसको गगनयान मिशन बोलते हैं। ठीक है, मैन्ड मिशन। आज तक इंडिया अंतरिक्ष में अपना खुद का आदमी अपने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के आधार पर नहीं गया है, कोई स्वदेशी तकनीक के आधार पर। ओके, तो गगन मिशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं 1984 में राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले, लेकिन आईएसएस पर जाने वाले शुभ्रांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं। ठीक है, शुभ्रांशु शुक्ला साहब का जन्म 1985 में हुआ था। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एस्ट्रोनॉट नंबर 634 ये बने थे जब उन्होंने डॉक किया अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर, तो उन्हें एक एस्ट्रोनॉट बैच नंबर दिया गया जिसका नंबर था 634। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन का नाम आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। गगनयान मिशन है लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्री को भेजने का एक मिशन है इंडिया के द्वारा स्वदेशी तकनीक के आधार पर। ठीक है, अपना मैन्ड मिशन पूरा करने का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन। 400 किलोमीटर कक्षा में, 400 किलोमीटर कक्षा मतलब LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, इसमें क्या हम लोग का मकसद है? मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करना हम लोग का मकसद है। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी बहुत ही न्यूज़ में रहा था। हुआ क्या था कि जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ईरान यहाँ पर है, ठीक है, जब इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था उसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस वन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है। क्या होता है स्ट्रेट? स्ट्रेट किसको बोलते हैं? दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला एक पतला सा चैनल होता है जिसको स्ट्रेट बोला जाता है। उन्हें दो लैंड मास को अलग करेगा और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, दोनों को सेपरेट करता है, ये कनेक्ट करता है ये वाटर चैनल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से लगभग 26% ऑफ ट्रेड जो है आपका इंडिया का यहाँ से होता है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रूट। अगर ये चोक हो गया या किसी ने कंट्रोल कर लिया, यहाँ से मूवमेंट या आवागमन बंद हो गया, तो ट्रेड अफेक्ट होगा और प्राइसेस वाइल्ड के बढ़ जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मुज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यू कैन सी बब अल मंडेब। बब अल मंडेब किसको? दो लैंड मास को अलग करता है, यहाँ पे अरबिया और अफ्रीका को अलग करता है। जिस कहाँ पे है? रेड सी और अरबियन सी में। रेड सी और अरबियन सी कहाँ पे है? रेड सी, दिस वन रेड सी और दिस वन अरबियन सी, दोनों को अलग करता है बब अल मंडेब। दिस इज बब अल मंडेब स्ट्रेट। ओके, तो इस तरह से स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मलक्का स्ट्रेट का नाम सुना होगा, मलक्का स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलक्का स्ट्रेट, दिस इज मलक्का स्ट्रेट, किसको अलग करता है? इंडिया और इंडोनेशिया को, जावा सी और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ दिया गया है नाम स्ट्रेट्स का, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ को कवर किया गया, जैसे बेरिंग स्ट्रेट किसको अलग करता है? दो लैंड मास अलास्का और एशिया को अलग करता है। बट आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, टर्की में है। ब्लैक सी और मरमरा सी को अलग करता है। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया को लेकर के, रशिया ने क्रीमिया पेनिनसुला को कैप्चर किया था। ब्लैक सी में कौन सा है? क्रीमिया पेनिनसुला है।
ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर किसको अलग करता है? स्पेन और अफ्रीका को। किसको कनेक्ट करता है? मेडिटरेनियन सी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सब है। पाक स्टेट श्रीलंका और इंडिया के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है। सिमिलरली सुंडा स्ट्रेट किसको अलग करता है? कनेक्ट करता है जावा सी और इंडियन ओशियन को, राइट। कुछ स्टेट्स को यहाँ मैप में दिखाया गया है, जैसे सुंडा स्ट्रेट यहाँ पर ये है, राइट। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी मैंने बताया ही। सुएज एक कनाल है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है, इससे स्ट्रेट के साथ साथ इस्थमस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कस करूंगा मैं बाद में कि अगर मैं यहाँ पे अगर उसको लेकर आता हूँ तो भटक जाऊंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशन चलाया गया जो एग्जाम में बहुत पूछता है, इसे छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम सुना होगा अभी। मिडनाइट हैमर क्या था? अमेरिका ने लॉन्च किया था एक स्ट्राइक ईरान पर आधी रात में B-2 बम्बर के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या किया गया था? न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया था। नटांज, इस्फहान और फोर्डो, 3 न्यूक्लियर साइट था। ये सब प्लेसेस इन द न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नटांज और इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो कि ईरान में है, याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछेगा। नटांज, फोर्डो, नटांज और इस्फहान। ऑपरेशन नॉर्निया और रेड वेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑपरेशन नॉर्निया में? जब इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर अटैक शुरू किया था 13 जून को, तो उसमें क्या था कि न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़े हुए, न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे उसको भी टारगेट किया था इजराइल ने। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नॉर्निया। ठीक है, और एयरफोर्स के जो बड़े बड़े अफसर थे उनको भी टारगेट किया गया था, उसका नाम था रेड वेडिंग। टर्म कहाँ से लिया गया? गेम्स ऑफ थ्रोन एक सीरीज था, सीरियल था, उससे लिया गया है, राइट। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है रेड वेडिंग क्या था। इजराइल का एयर स्ट्राइक था 13 जून को जो एयरफोर्स को टारगेट किया था। ठीक है, सिमिलर ऑपरेशन नॉर्निया था जो कि साइमल्टेनियसली किल्ड ईरान 9 साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किल किया था, ऑपरेशन नॉर्निया। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु जो भारत ने चलाया था। जब ईरान में ये सब हुआ, अटैक हुआ इजराइल और ईरान के अमेरिका के द्वारा, तो भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कुछ मिशन चलाया अपना। तो उस मिशन का नाम था, या ऑपरेशन का नाम था, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन सिंदूर तो आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु क्या था, ऑपरेशन नॉर्निया क्या था, ऑपरेशन रेड वेडिंग क्या था, ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या था। जो इजराइल ने ओवरऑल जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। लार्ज स्केल मिलिट्री एयर स्ट्राइक कैंपेन लॉन्च्ड बाय ईरान टारगेटिंग ईरान्स न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरऑल ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन, बट उसमें जो सब कैटेगरी है, जैसे कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करने का जो ऑपरेशन था नॉर्निया नाम था। जो एयरफोर्स मिलिट्री को टारगेट करने का ऑपरेशन था उसका नाम था रेड वेडिंग। और अमेरिका ने जो अटैक किया उसका नाम था ऑपरेशन मिड हैमर। ठीक है, तो ये सब अभी हाल की घटनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ईरान न्यूक्लियर साइट्स इन न्यूज। अभी बहुत सारा न्यूक्लियर साइट्स जो न्यूज़ में था एग्जाम में पूछ देता है, जैसे कि नटांज पूछ कहाँ पे है, तो ईरान में है। ठीक है, इस्फहान प्रोविंस में है, राइट। उसी तरह से फोर्डो, उसी तरह से बिड कनेस मिसाइल कम्प्लेक्स या करमन शाह मिसाइल कम्प्लेक्स। एक सिर्फ नाम याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल याद रखनी नहीं रखना है, राइट। अभी इजराइल बैरेज हिट ओवर 100 टारगेट्स इन ईरान। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिसको न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे तबरीज कहाँ पे है? ईरान में। पिरन शहर, तेहरान, करमनशाह, अराक, इस्फहान। ठीक है, इस तरह का चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी चूँकि ईरान न्यूज़ में था तो उसके आसपास या सराउंडिंग का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कैस्पियन सी से लगने वाला जो कंट्री है सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, पर्शियन गल्फ से लगने वाला जो कंट्री है बाउंड्री कौन कौन टच करता है उसको भी ध्यान में रखना है।
ठीक है। ईरान के सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के कौन कंट्री हैं, वेस्ट एशिया के कौन से कंट्री हैं, उसको भी ध्यान में रखने हैं, राइट। तो इस तरह की बातें इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो इंडिया ने चलाया था कुछ दिन पहले, क्या था वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, उसको हेल्प करने के लिए या असिस्ट करने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, जिसमें मानव सहयोग, मानवता के आधार पर रिलीफ सप्लाई और ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, कोई पूछे ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था तो क्या बताओगे? ऑपरेशन ब्रह्मा था म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, उसमें भारत सरकार ने असिस्ट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, राइट। अभी म्यांमार का जब बात उठा है तो म्यांमार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे सितवे पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सितवे पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है सितवे? क्योंकि कालदान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट रूट है उसमें सितवे पोर्ट बहुत अहम भूमिका अदा करेगा, ठीक है। तो सितवे पोर्ट यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। म्यांमार का कैपिटल कहाँ है? नैपीताओ, ठीक है। और मंडले भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे कैद रहे थे। बाल गंगाधर तिलक का जब बात आता है तो स्वराज का जो कॉल किए थे वही थे, ठीक है। और जन्म सिद्धाधिकार है नारा वही दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। और तो इस तरह का चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी म्यांमार में देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में सितवे पोर्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रंगून है, बैंकॉक है, ठीक है। सितवे पोर्ट म्यांमार में मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कालदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करने का बे ऑफ बंगाल के थ्रू, ठीक है। इंडिया के एक्चुअली मैप से समझ में आता है कि क्या है एक्चुअली ये, ठीक है। इसमें क्या है कि इंडिया का कोलकाता से ले करके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इंडिया कोलकाता यहाँ पे है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ का इंडिया का यहाँ पे है। तो कैसे कनेक्ट करेगा? बीच में तो बांग्लादेश आ जाता है, तो कनेक्टिविटी कैसे होगा, ट्रांजिट रूट कैसे बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो एक समझौता हुआ था म्यांमार के साथ, किसी रूट के थ्रू यहाँ से जाएगा सितवे पोर्ट, यहाँ पे सितवे पोर्ट से अपना फिर रोड या रेल के थ्रू नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सप्लाई को पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक सिस्टम है जिसमें सितवे पोर्ट अहम भूमिका अदा करेगा, राइट। कालदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। कालदान प्रोजेक्ट के बारे में क्या है? इंडिया और म्यांमार के बीच में है। एम इसका क्या है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है कोलकाता विथ मिजोरम थ्रू म्यांमार में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे कि ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी था 1991 में लॉन्च किया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी, उसी तरह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में लागू किया गया है, ठीक है। मोदी जी के आने के बाद 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया गया।